आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट, यूनानी तरीके इलाज के थ्रू क्या पर्सपेक्टिव से या क्या किस चीज़ से हम उसको इलाज कर सकते हैं, यूनानी नज़रिए से हम ऑर्थोपेडिक को कैसे मैनेज करेंगे, उसका एक कंसेप्चुअल थॉट कैसे ला लिया जाए। जब हम उसको गौर फिक्र करेंगे ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट को, यानी कि जॉइंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आता है सब हमने ऑर्थोपेडिक में गिनता है। और इस सिलसिले में हमारी जो थॉट मॉडर्न से और यूनानी से कैसे कोरिलेट करें, ये कोरिलेशन को अपने इलाज में कैसे हम कंपेयर करें। दो पर एस्पेक्ट, एक मॉडर्न एस्पेक्ट और यूनानी एस्पेक्ट। सबसे पहले हम ऑर्थोपेडिक इश्यूज और मॉडर्न एस्पेक्ट कहाँ तक पहुँचे आज के दौर में, एक सरसरी तौर पे एक नज़र दौड़ाएंगे। ऑर्थोपेडिक केसेस में आप देखेंगे आज तक, यानी कि ज़्यादातर उसकी मैनेजमेंट पेन किलर से और कैल्शियम सप्लीमेंट, ये 2-3 दवा से उनको मैनेज किया गया। और रहा सवाल जो सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसमें वांटेड भी है और अनवांटेड भी है। उसमें मोर देन 70% अनवांटेड सर्जिकल केसेस आता है। कुछ रिप्लेसमेंट जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती उसको भी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। और हमको या मरीज़ को कोई भी इश्यूज हुआ जो जॉइंट से ताल्लुक से, वो मस्कुलर रहंदे, लिगामेंट का इश्यूज रहंदे, न्यूरल रहंदे, या कोई भी इश्यूज रहंदे, ज़्यादातर लोग हम लोग प्रेफर करते हैं ऑर्थोपेडिक के पास जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा मतलब बॉडी को दूसरे ऑर्गन से या दूसरे सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में जॉइंट और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि आदमी चलते रहते फिरते रहते तो सबसे ज़्यादा इश्यूज रहते। दर्द हो, नमनेस हो, पैरास्थेशिया हो, स्टिफनेस हो, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं ये सब चलने फिरने की वजह से। तो चलने फिरने से जो इश्यूज होते तो इसलिए आदमी को सबसे ज़्यादा महसूस होते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास। ऑर्थोपेडिक के अंदर अगर समझो कोई भी ऑर्थोपेडिक की बात नहीं, कोई भी सिस्टम का उसूल इलाज में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, द प्रिंसिपल शुड बी ऑलवेज आफ्टर डायग्नोसिस। वो डायग्नोसिस मीन्स व्हाट? डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर आपने बीमारी फाइंड आउट किया। बीमारी फाइंड आउट करने से आपको इलाज नहीं मिलेगी। आपको इलाज तब मिलेंगे उसकी कॉज, सबब। यानी डायग्नोसिस से कोई फायदा नहीं। दुनिया की हर चीज तो डायग्नोसिस होता है ना, डायबिटिक डायग्नोसिस होता है, शुगर हाइपरटेंशन डायग्नोसिस होता है, सब चीज़ डायग्नोसिस हो रहा है आजकल। कौन सी चीज़ नहीं, आने वाला डिजीज को भी अंदाजन डायग्नोसिस कर लेते कि किधर है, किसी के पास ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट की एक पार्ट नहीं है, ट्रीटमेंट की पार्ट है उसकी कॉज क्या। अभी हमको पता चले कि आपका डिस्क में स्लिप डिस्क हो गया, मतलब शायटिका का दर्द हो रहा है, फलाने दर्द फ्रीक्वेंटली मतलब हार है, तो हम ये देखें कि बस डायग्नोसिस हो गया, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ये कि ट्रीटमेंट कर ले, वापस वो सबब, वो कॉज अगर परसिस्टेंट रहा सबब, वापस फिर वही बीमारी लेके तुम्हारे पास आएंगे। तो अहम ज़रूरी है कि सबब का इजाला करें। तो मॉडर्न में अगर एटियोलॉजी या कॉज पूछे ऑर्थोपेडिक चंद लफ्ज़ में ख़त्म हो जाते हैं। एक डिजेनरेटिव चेंजेस, अगर आप सपोज सर्वाइकल इश्यूज लेके जाओ या आप लंबार इश्यूज लेके जाओ, तो हमारे एक्सरे के अंदर एक ही बात निकलते कि आपकी डिस्क में प्रोलैप्स हो गया, या थोड़ा कंप्रेशन हो गया, या थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, या आपको डिजेनरेटिव चेंजेस दिख रहा है। ये कुछ चंद अल्फाज ही है ऑर्थोपेडिक के अंदर। बचा क्या है? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, वो तो सबको मालूम है, उसमें डिफाइन करने की जरूरत है। तो फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन एंड सर्टन इन्फेक्शियस या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटिक हो या ऑटोइम्यून डिजीज हो या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये चंद डिसीज को साइड में रखो। अगर उसको साइड में रख दिया तो 80 to 90% डिजीज जो है वो ऑर्थो से रिलेटेड ही नहीं रहता।
लेकिन फिर भी हम ऑर्थोपेडिक के पास ही जाते हैं। अब देखो, अगर एक मॉडर्न एस्पेक्ट में कोई भी ऑर्थो के पास एक स्पेशलिस्ट के पास हम जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमको एक एक्सपर्ट ट्रीटमेंट मिले और मुकम्मल ट्रीटमेंट मिले। वहीं भी डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे, पेन किलर दे रहे, कैल्शियम सप्लीमेंट दे रहे, न्यूरोबियन दे रहे। दवा के तौर पर इसके अलावा कोई है नहीं ऑर्थोपेडिशियन के पास। 3 दवा, एक पेन किलर, एक कैल्शियम, एक न्यूरोबियन, कुछ लोग विटामिन या कुछ भी दे देते। इसके अलावा दवा क्या है ऑर्थो के पास? फिर कहते हैं कि ज़रा एक्सरे निकाल के लेके आओ, ज़रा MRI करा के लेके आओ। फिर उसका अगर कुछ फाइंड आउट किया तो ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट में थोड़ा सा स्लिप डिस्क के आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी करना पड़ेंगे, लेकिन सर्जरी करके भी उतना फ़ायदा बोल नहीं सकते, ये भी खुद डॉक्टर बोल देते। पेशेंट क्या करे, कंफ्यूज हो जाए। ये इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट करके भी मुकम्मल आराम होना ये भी मुश्किल है, भी डॉक्टर बता देते। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसी बात करते हैं, तो पेशेंट कंफ्यूज होता है। तो बहरहाल हम वो एक्सपेक्ट में नहीं कर रहा, हम तो यूनानी वाले में हमारी बातें करेंगी। ये आज की दुनिया में ऑर्थोपेडिक बोले तो सिम्टोमेटिक रिलीफ है, सिवाय फ्रैक्चर एंड डिस्लोकेशन की। अब यूनानी नज़रिए से, यानी कि यूनानी नुक्ते नज़रिए से अगर हम यूनानी एस्पेक्ट से अगर ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट करें, तब क्या, कहाँ से हमारी थॉट शुरू होना चाहिए? ऑर्थो फॉर द मूवमेंट, मोबिलिटी के लिए, जॉइंट के लिए। तो ऑर्थो का अगर वक्ती तौर पे आज़ा भी अगर मान लिया, एक कंपाउंड ऑर्गन, एक मुरक्कब आज़ा अगर मान भी लीजिए, क्योंकि हर जॉइंट में अंदर हड्डी रहता है, लिगामेंट, बर्से, बुल्ले, साइनोवियल फ्लूइड, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मसल, स्किन, there are a lot of things there in this joint. So joint, you can say joint is basically a compound organ भी बोल सकते। तो यूनानी के एतबार से बलगमी मतलब ऋतु भी एक आज़ा है, उसके अंदर हल्का सा हरारत भी है, लेकिन रुतूबत ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि इसमें मूवमेंट चाहिए। अगर जॉइंट की मिजाज के अंदर खुश्की की गलबा रहा हो तो जॉइंट के अंदर हमेशा स्टिफनेस और चलने फिरने में प्रॉब्लम होता था। और जॉइंट को अगर ज़्यादा गर्म रख दिया तो वो रुतूबत फना होकर और मज़ीद खुश्की के तरह गया होता। तो इतना याद रखो, वो रुतूबत है के साथ में हल्का सा हरारत भी है। रुतूबत के साथ हल्का सा हरारत, जैसे कि हार्ट के जैसे, हार्ट के अंदर हरारत ज़्यादा है, रुतूबत कम है, लेकिन यहाँ हरारत और रुतूबत एक मीन बिटवीन है। तो कोई भी जॉइंट उठा के देखो साख्त के हिसाब से, इसकी जॉइंट के हिसाब से। अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, अगर घुटने में आर्थराइटिस लिख के देते हैं, OA ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी के अंदर OA नी लिखता है। अगर तिब के एतबार से, मेडिकल डिक्शनरी के लुगत के हिसाब से, व्हाट इज आर्थराइटिस हमने जो पढ़ के, कोई भी इन्फ्लेमेशन को हमारे पास एक क्राइटेरिया है, रूबर, ट्यूमर, कैलर एंड डॉलर। दर्द भी होना चाहिए, सूजन भी होना चाहिए, रेडनेस भी होना चाहिए, गर्मी यानी हॉटनेस भी, तभी हम उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लेकिन जितने भी आपके पास ऑर्थोपेडिक इश्यू लेके आते हैं, खाली पेन या स्टिफनेस लेके आते हैं। कुछ लोग के अंदर पेन रहते, खाली स्वेलिंग रहते, नो रेडनेस, नो हीट भी रहते, तो फिर उसको आर्थराइटिस वर्ड कैसे बोल सकते, आर्थरालजिया बोल सकता है। लेकिन सब यही साइनोनाइम इस्तेमाल करते हैं, आर्थराइटिस आर्थराइटिस आर्थराइटिस, गलत है। उधर से हमको समझ में आता है कि डॉक्टर हिमसेल्फ इज कंफ्यूज्ड, कि खुद बोलना नहीं आता कि अगर ये अगर फिर उन्होंने पढ़ा पैथोलॉजी में तो गलत है। फिर उसको स्टिफनेस बोलो या वहाँ कोई चीज़ एक्सुडेट या ट्रांसलेट कुछ जमा हुआ बोलो, तो वो स्टिफनेस अगर है तो वो क्या कहते हैं कि ये मायालजिया नाम रख देते, या फाइब्रोमायालजिया नाम देते, तो कोई एक मसल रिलैक्सेशन दे के बेच देते। अगर आपको शोल्डर के अंदर थोड़ा सा स्टिफनेस आ गया, या आपकी गर्दन में स्टिफनेस आ गया, घुटने, तो स्टिफनेस इन द जॉइंट लिखते हैं लोग।
यूनानी के एतबार से तमाम जॉइंट के अंदर रुतूबत की गलबा है, और वो रुतूबत अगर मजीद बढ़ गया तो उसको हम इम्तिला कहते हैं। तो औरतों हमारे दिमाग में आता है, औरतों बोले तो हड्डी, सिर्फ हड्डी नहीं है, औरतों से जितने भी मूवमेंट में काम देने वाले सब चीज उसी में आ जाते हैं। कभी मसल भी, अभी मसल का कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में, मायोलॉजी की कोई डॉक्टर मसल या डॉक्टर लिगामेंट बोल के ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। फिर हम लोग डिपेंड होते हैं, तो सबसे पहले हमको बोलते कि एक्सरे निकाल के लिए हमारे। तो ज़्यादातर डीलिंग्स, ज़्यादातर जो बातें बॉन्ड की कंटेस्ट में चलता है, सब बॉन्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। बॉन्ड घस गया, हड्डी घस गया, हड्डी में गैप आ गया, हड्डी की डेंसिटी कम हो गया, हड्डी की ट्रांसपेरेंसी हो गया, ओस्टियोस्पोरोसिस हो, हड्डी के अलावा कोई बातें नहीं करते, जबकि हड्डी किसी को ज़्यादा तकलीफ देता नहीं। गौर फिक्र करो, फ्रैक्चर में ही हड्डी तकलीफ देते हैं ज़्यादातर लोग को। और हड्डी एक ऐसी चीज़ है, इतनी फास्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी रखते हैं। सपोज इवन इट बिकेम अ मल्टीपल फ्रैक्चर भी हो, हड्डी को आपस में जोड़ के रख दो, 4 हफ्ते में हड्डी जुड़ जाती, इतना रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है। ऐसे हड्डी कैसे डीजनरेट होता है तो भी वापस आएगा ना। फ्रैक्चर एंड डिस्लोकेशन के अलावा हड्डी किसी को तकलीफ देता ही नहीं। हमारे आज के दौर में क्या करते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऑर्थोपेडिक तो कहते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रहा है। अब पेशेंट को देयर इज नो एनी अदर सिम्टम्स, उनकी हड्डी नहीं घसी, गैप नहीं है, बोलते कुछ तुम्हारे हड्डी में डिस्क में थोड़ा गैप आ गया या गैप कम हो गया, तो उनका भी क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमने बताया कि आपकी बीपी कम हो गई, यानी कि बीपी 120/80 नॉर्मल सबको मालूम है, तो उसका अगर ऊपर भी गया नीचे भी गया तो हमको मालूम है इनकी बीपी 19-20 हो रहा है। आपकी शुगर लेवल बढ़ गया या कम हो गया, क्यों, आपको मालूम शुगर लेवल नॉर्मल कितना है। वैसे दुनिया की कोई भी किताब में कोई भी हड्डी के बीच में गैप कहीं लिखा ही नहीं, वो पर्सन टू पर्सन इट इज डिफरेंट। कुछ लोग को साइज जो है, बॉडी साइज चौड़ा रहते हैं, कुछ लोग पतला रहते हैं, कुछ लोग पतला डिस्क रहता है, कुछ लोग का चौड़ा डिस्क रहते हैं, कुछ लोग का गैप बहुत कम रहते हैं, कुछ लोग को ज्यादा रहते हैं। दिस आर ऑल फिजियोलॉजी, ये एनाटॉमिकली नॉर्मल पोजीशन है, उसकी फिजियोलॉजी के हिसाब से भी देखो, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट से भी देखो, दैट इज ऑल उसकी उनकी बॉडी के हिसाब से, उनकी जेनेटिकली उनकी साइज के हिसाब से है। सबको एक जैसे स्पेस होना, सबका हड्डी का साइज एक जैसे होना, सबका हड्डी का पोजीशन एक जैसे, ये नामुमकिन है। तो यही सब तशरीह करते हैं डॉक्टर लोग, कि मरीज पूछता है ना 5,000 खर्चा करके, डॉक्टर साहब कुछ नहीं है तो फिर क्या कोई एक्सरे निकाले हमारे, तो डॉक्टर का एक इंसल्ट हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे थोड़ा सा हड्डी में थोड़ा सा मतलब घस गया, यानी हड्डी के अंदर कुछ, तो एक काम करो कैल्शियम की टैबलेट, एक परफेक्ट रिजल्ट या परफेक्ट एक डायग्नोसिस नहीं आता। जब यूनानी की बात करते हैं, यूनानी के तरीके से हम इस चीज़ को देखता है, तो हमने बताया कि ज़्यादातर केस ऑर्थोपेडिक के अंदर हड्डी से कोई रिलेशन नहीं रहती। हड्डी जब तक टूटता नहीं, फ्रैक्चर नहीं, डिस्लोकेट, तब तक हड्डी, वेरी रेयरली CF बॉन्ड, कैल्शियम या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द बॉन्ड, ये सब चीज़ में मतलब तकलीफ होती है। इवन रोमैटिक फीवर के अंदर भी ज़्यादातर हड्डी में कोई फर्क नहीं पड़ते, ज़्यादातर डिफॉर्मिटी जो आता है, हड्डी एक्सरे निकाल के देखो, लिगामेंट और मसल की स्वेलिंग की वजह से पूरी डिफॉर्मिटी आ जाती है। जो हम लोग सबसे ज़्यादा रोमैटिक फीवर रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डिफॉर्मिटी आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाते हैं, हड्डी में स्वेलिंग नहीं आते वो एक्चुअली ज़्यादातर, वो भी अगेन जॉइंट के अंदर ही वो जो फ्लूइड और सब चीज़ में डिफॉर्मिटी आ जाता है। तो ज़्यादातर हड्डी में डिफॉर्मिटी होता नहीं, अगर हो तो भी वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत इट टेक्स टाइम बेसिकली। तो यूनानी एतबार से अगर हम देखें जितने भी ऑर्थोपेडिक केसेस में, ऑर्थोपेडिक केसेस को 2-3 तरीके से हम उसको एज ए ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के हिसाब से कंसेप्चुअल, अपने जो कंसेप्ट को फाइन करने के लिए, डिफाइन करने 2-3 तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते। जॉइंट में रुतूबत और बोरुदत बढ़ना, एक हिसाब से ये सोचो आदमी की स्टिफनेस, चलने फिरने में प्रॉब्लम, दर्द, नमनेस, सब चीज की एक अहम वजह रुतूबत और बोरुदत बढ़ने की वजह से। दूसरी इसके ऑपोजिट ये बूसत और हरारत की ज्यादती की।
ये दो कंसेप्ट ही पकड़ो जॉइंट के अंदर। इसलिए आप देखो कि बच्चों में हरारत भी रहते और रुतूबत भी रहते एक नॉर्मल में, तो इनको बच्चे में ज्यादातर जॉइंट इश्यूज नहीं रहते। जवानी में भी इतना नहीं रहते, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे गाउट वगैरह आता है। ज्यादातर जॉइंट पेन आप देखते होंगे 40 to 60 के बीच में आता है और उसके बाद में। तो 40 to 60 के बीच की शिन्ने कहूलत का एक्चुअली बुरूदत का हर चीज रुतूबत की वजह से बढ़ता है साइज। जैसे बल्कि यूट्रस फीमेल में साइज बढ़ रहा है, घुटना इतना हो गया, स्वेलिंग आ गया, खाली स्वेलिंग और दर्द, बाकी कुछ नहीं। सब चीज की साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम हमेशा रुतूबत बढ़ाता है। तो इस उम्र में ज्यादातर देखते हैं कि ज्यादातर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है कुछ लोग औरतों में और आदमियों के अंदर, तो ये टाइम पे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आने के साथ में रुतूबत बढ़ के ज्यादातर लोगों को तकलीफ होते है 40 to 60 के बीच में, वहां भी रुतूबत आ रही। और शिन्न शबाब में बेसिकली ऑर्थोपेडिक केसेस देखो खाली इम्तिला रहते एक पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वो हरारत का उम्र है। जैसे आड़ा टेढ़ा सो गया, पता चला स्टिफ हो गया, ऑर्थोपेडिक्स ने एक्सरे निकाला, C4 C5 में डिजनरेटिव चेंजेस है। एक दिन में डिजनरेटिव चेंजेस कैसे आएंगे? कल तक मैं अच्छा था, या अचानक सुबह उठ के कुछ साबुन बाथरूम से साबुन गिरे थे या कोई चीज उठा, मोच आ गया, झटका बैठे, चलने नहीं हो रहा है, जाके डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर MRI डॉक्टर बोला L4 में प्रोलैप्स ऑफ द डिस्क। डॉक्टर साहब एक चीज उठाने से या खांसने से छींकने से अगर डिस्क प्रोलैप्स हो रहा तो आप लोग फाइंड आउट करो उसकी रीजन क्या। इतनी फ्रीक्वेंटली अगर किसी का डिस्क प्रोलैप्स हो रहा तो, अगर नहीं तो दूसरा क्या वजह है? तो रुतूबत जहां ज्यादा होते उनको ज्यादातर, और जो हमारे हिसाब से ऑर्थोपेडिक नहीं है वो इम्तिला है। एक इंसान को रो और इंसान को सर से पैर तक एक जस्ट एक कुली तौर पे जायजा लो, उसमें क्या क्या बीमारी आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक के अंदर एक नेक स्टिफनेस या समझो इसको डॉक्टर लोग सर्वाइकल मूवमेंट के हिसाब से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंगुलेसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देयर आर 2-3 प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है। एक डिजीज ये हो गया, एक फ्रोजन शोल्डर हो गया, एक टेनिस एल्बो हो गया, एक कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, एक ट्रिगर फिंगर हो गया, एक बैक एक हो गया, लो बैक एक सीवियर शायटिका विद L4 L5 जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, एक घुटने में दर्द हो रहा है, OA ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक AD में जो प्लांटार फैसाइटिस कहते हैं। ये अगर आपने ऑर्थोपेडिक ग्राउंड से निकाल के रख दिए गिन के, फिर ऑर्थोपेडिक में बचा क्या? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, उसको भी दूसरे साइड में रखते क्योंकि वो उनकी एक्सपर्ट है जो सर्जन काम करे। फिर बचा क्या? CA कैंसर या ओस्टियो कैंसर के रिलेटेड कुछ भी हो, ट्यूबरक्लोसिस, उसको भी एक साइड में रख दो। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो यूरिक एसिड फैलाने कोई डेफिशिएंसी, ऐसी वेरी रेयरली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, क्योंकि कितने भी तुम देखो गैर गरीब मुल्क में भी इतनी सब माल न्यूट्रिशन होने के वजह में वो लोग इतना मेहनत करते, कोई इश्यूज नहीं है। ये माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जब खाते पीते लोग कोई डॉक्टर के हिसाब से ज़्यादा होता है, तो वो गलत है उस चीज़ के अंदर। तो ये जो क्लासिफिकेशन को छोड़ के ये तो जिसमें हम ऑर्थोपेडिक 100% डील कर सकते हैं, उसमें मेन चीज़ जो मैंने जो गिना है, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीज़ की जो असल सबब है इम्तिला, रुतूबत का एक जगह पे जमा होना, यानी कि वो आसाब और उजलात और लिगामेंट या जॉइंट के अंदर कहीं भी हो, वो अपने हिसाब से वो तकलीफ देता है। अगर इम्तिला घुटने में तो स्टिफनेस से चलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर इम्तिला मसल में तो मस्कुलर पेन होंगे, अगर इम्तिला आसाब में तो कभी इम्तिला यहाँ होते तो पूरा जहाँ से नर्व गुजरता है द होल नर्व विल गेट पेन, नमनेस होगा, मे बी पैरेस्थेसिया हो सकते, मे बी सीवियर अनबेरेबल पेन हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन वो किस चीज़ के ऊपर
जिस साइट पे इम्तिला है इट डिपेंड्स अपॉन दैट साइट ऑफ दैट इम्तिला, लोकलाइज्ड है क्या या रेफर्ड पेन है। तो ये सब चीज जो यूनानी में हम लोग जब इलाज करते हैं ये इम्तिलाई डिजीज को, कि मॉडर्न में उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं इम्तिला का। इन्फ्लेमेशन के पहले का एक दर्जा है एक्चुअली इम्तिला। जैसे अभी आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ नहीं लेकिन आपको फील हो रहा है एक किस्म की पेन और डिस्कम्फर्ट, टॉर्च मार के देख के नो स्वेलिंग, नो रेडनेस, बट पेशेंट हैविंग पेन एंड सोर थ्रोट सब हो रहे हैं, तो हम अभी इम्तिला हुआ है, वो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट नहीं हो। अगर इन्फ्लेमेशन रहा तो डॉक्टर कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन इम्तिला में क्या दूं, तो इन लोग क्या करते हैं एक सिम्टोमेटिक रिलीफ। हम लोग क्या करते हैं इम्तिला को निकालो, नहीं तो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो सकता है सेकंड थर्ड स्टेज। तो ये इम्तिला को दूर करने के लिए यूनानी की बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे तरीका छोड़ो, उसके मिजाज क्या है इम्तिला का, रुतूबत। तो रुतूबत को हम कैसे निकालेंगे, हरारत को पहुंचा के खुश्की क्रिएट कर, तो उसके लिए दुनिया में बहुत सारे तरीके अक्लमंदों के लिए। एक तो मसाज है, कपिंग है, ड्राई एंड वेट कपिंग है। मसाज के अलावा उसके अंदर हम लोग पोटली बना के या दूसरे तरीके से, कुछ लोग इंफ्रारेड इस्तेमाल करते, कुछ लोग फिजियोथेरेपी कराते, कुछ भी हो। बहरहाल उसके पीछे जो असल मकसद ये है कि उस जगह पे खुश्की को क्रिएट करना ताकि आपकी जो इम्तिला दूर हो जाए। तो वो अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते, फिजियोथेरेपिस्ट अपना अंदाज से करता है, कुछ लोग इंफ्रारेड से, कुछ लोग तेल लगाते, कुछ लोग मसाज करते। मसाज का भी मुख्तलिफ तरीका है, क्योंकि ये एक्चुअली अगर देखा जाए ये अमराज सादा है, ये खिल्त में कोई तगैर अभी तक नहीं है। तो ऐसी ऑर्थोपेडिक केसेस के अंदर मोर देन 60 to 70% अमराज सादा आते हैं इस ऑर्थोपेडिक में। इसको हम अंदरूनी दवा देने की जरूरत नहीं, वक्ती तौर पर आप दे सकते हैं, पेशेंट को ज्यादा तकलीफ है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, मुसक्किना दे सकते हैं, लेकिन ये एक मकामी इशूज है तो ट्रीटमेंट भी मकामी रखो, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी दवा खा के थक चुकी। अगर आपके क्लिनिक में बगैर दवा से ऐसी इश्यूज अगर ट्रीट कर सकता है तो पेशेंट विल ऑलवेज सेलेक्ट या पेशेंट गो फॉर दैट फर्स्ट। खास तौर से पढ़े लिखे लोग, अच्छा पेन किलर मत दो, उनको मान ली ज़्यादा पेन किलर खाने से कुछ इश्यूज हो, किडनी या लिवर में इश्यूज हो सकते हैं। तो पेशेंट ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस फॉर नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ, दवा बगैर दवा से अच्छे तो चलो फिर तो तुम एक अटेंशन हो जाएंगे, तुम एक आउटस्टैंडिंग हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर एक यूनिकनेस आएगी कि वो डॉक्टर दवा नहीं देते लेकिन वो 4-5 दिन में अपनी थेरेपी करके मुकम्मल तौर पे मुझे आराम मिल रहा है उससे, या उसको तरीका इज गुड। तो ऑर्थोपेडिक के अंदर ये एक्चुअली याद रखना, ये सिस्टमिक डिजीज नहीं, ये लोकल डिजीज है, अमराज सादा है। तो यू नीड ओनली लोकल मैनेजमेंट। जो अक्लमंद, अगर जबरदस्ती दवा लिखने की जरूरत है, कुछ मेडिकल एथिक्स भी होना चाहिए। तुमको मान लीजिए इसको खाली लोकल प्रॉफिट भी खामखा अपनी दवा खत्म करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए दवा ज़्यादा लिखना ही मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। कम से कम खर्चे में, कम से कम नॉन इन्वेजिव, लेस एक्सपेंसिव, फास्ट जो रिजल्ट वो दे सकते हैं। एथिकली इज अ गुड डॉक्टर, लेस एक्सपेंसिव, लेस इन्वेजिव, फास्ट रिजल्ट मिलने चाहिए। दैट इज एथिकली एंड मॉरली अगर देखा गया तो दैट्स अ गुड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सो सबसे पहले हम ऑर्थोपेडिक में दाखिल होने से पहले ट्रीटमेंट में यूनानी कंसेप्ट सबसे पहले डिसाइड करो इनका इश्यूज लोकल है क्या, क्योंकि अगर लोकल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल CA, रोमैटिक फीवर है, या यूरिक एसिड का कोई इश्यूज है जिसको हम नक्रस कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या दूसरा कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की वजह से अगर हो रहे, तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंडरली डिफरेंट। उस केसेस को अगर हमने जाके मसाज किया, अगर CF बॉन्ड को हड्डी टूट जाएंगे या मजीद उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर गाउट वाला पेशेंट ज़रा भी आप मूवमेंट को पेन बढ़ता है, रोमैटिक फीवर में तेल लगा के मसाज करेंगे, पेशेंट बिस्तर पकड़ेंगे। ये नहीं कि ऑर्थोपेडिक में हमने हर चीज़ में हमारी रेजिमिनल थेरेपी जिंदाबाद बोल के हर चीज़ में लाभ, उसको ये मत करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको इस्तेमाल करो। तो ये एपिसोड में हम ये एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन में बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपनी इसकी जो पार्ट 2 में हम उसको ट्रीटमेंट के एक चीज़ का ट्रीटमेंट के तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स। फर्स्ट यू सी जॉइंट इज बेसिकली कनेक्टेड टू रुतूबा एंड बरूदा, इसलिए उस एज में बीमारी ज़्यादा होता है।
इसलिए अक्सर देखेंगे कि कोई भी ऑर्थोपेडिक केसेस वेदर इट इज लोकल और उसमें हम कोई मुलय्यनात और मुस्सिलात इस्तेमाल करते थे फिर सनाई वगैरह उसको रिजल्ट मिलता है। इवन अब्बे सुरंजान और माजून सुरंजान से फ़ायदा क्यों मिलता है? उसकी एक मुसक्किन अलम की खासियत से नहीं, कैफियत से नहीं, वो मुलय्यन और मुदिर भी कौन सी सुरंजान, इसलिए उसको इब्तिला भी थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब का दवा खाने के लिए थोड़ा सा मूवमेंट में अच्छा लग रहा है, यानी कि तुमने इस्तिफराग की एक तरीका अपनाया, उससे उसको फायदा हुआ। तो ये है जो बेसिकली याद रखो, रुतूबत और बरूदत का ही एक सिस्टम है ऑर्थोपेडिक। आजकल आप देखते हैं कि जितने इंसान तरक्की करते जा रहे हैं, फिजिकली इंसान की मूवमेंट कम होते जा रहा है और इंसान के अंदर एक ग्लोबल बरूदत जमा होते जा रहा है और कायनात के अंदर एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दोनों उल्टा हिसाब से चल रहा है। आज से 20-25 साल पहले हम सब लोग 2, 3, 4 किलोमीटर चलता था। अब हर आदमी के पास गाड़ी, इवन देहात में, गांव में, सब जगह पे कोई खरीदना है अपनी घर से, कितनी नज़दीक गाड़ी ला के रख जाके मैं कितना स्टेप कम कर सकूं उतना कम स्टेप करने की कोशिश करते। ये हमारे लिए ये ऑर्थोपेडिक केस इतना बढ़ने की चांसेस हो गए। जो डेवलप्ड कंट्री है यूरोप में सब देखो तो आप कोई टीवी सब उठा के देखो, चलता है पब्लिक तो किधर स्ट्रीट में गाड़ी कहीं दूर रखता है, हर आदमी औरत आदमी हाथ पकड़ के पूरी मूवमेंट चलते रहते, बाजार में सब चलते। हम लोग बाजार में पी मतलब हॉर्न बजा के जहाँ उसकी सामने ला के रखो और जगह भी नहीं, फिर भी पी करते। ये पूरी की पूरी उन लोग ये सब चीज़ से इबरत हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से अंजाम आगे बढ़ा रहे। हमारे अंदर अभी तक अक्ल नहीं आए, जो हमको हमारे ऊपर पढ़ेंगे तो हम भी धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री के हिस्से हमारे दिमाग के अंदर डेवलपमेंट आ जाएंगे। नहीं बाबा थोड़ा चलना चाहिए, आज मैं गाड़ी नहीं लूँगा, अरे यार गाड़ी थोड़ा दूर रखते, चला थोड़ा 1 किलोमीटर चल लेते। ये सिस्टम ख़ास तौर से एशिया वालों में बहुत कम है, क्योंकि यूरोप वाला वो सब मंजर से गुजर चुके, वो चीज़ से वो अपने आप को करके उसमें चले गए। हम उसमें हमारे पर टाइम लगेंगे, 10-15 साल के बाद में हम भी शुरू करेंगे। बाबा वॉकिंग जोन बनाया जाए, गाड़ी कम इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत के हिसाब से वो गाड़ी इस्तेमाल करो। तो ये जो एक तहजीब, एक कल्चर है, ये भी एक हद तक हमारी ऑर्थोपेडिक केसेस इतना बढ़ने की मेन सबब हो गया। चलने की आदत कम हो गया, चलना जितना चलना मतलब हरकत यानी हरारत, तो बॉडी के अंदर ख़ास तौर से जॉइंटों में हरारत कम हो गई, वजह से रुतूबत जमा हो के और बरूदत जुगमत पड़ गई। वो हमेशा हल्का सा हरारत और रुतूबत दोनों चाहिए। मज़ीद रुतूबत बढ़ना और मज़ीद बरूदत बढ़ना जॉइंट के लिए मुज़िर है। तो फंडामेंटली याद रखो, इसमें आप कोई भी दवा इस्तेमाल करो, याद रखना कि जो भी दवा इस्तेमाल करना है, फंडामेंटली जॉइंट का मिजाज किससे वो काम करता है और इंसान का मिजाज क्या है, वो हिसाब से। बलगमी को ज़्यादातर जॉइंट पेन होता है कि रुतूबत का गलबा ज़्यादा होते हैं। सफ़रा को और सौदा को जॉइंट इश्यूज बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रुतूबत ऑलरेडी पैदाइशी कम रहते हैं। बलगमी और दम्मी लोग ज़्यादातर जॉइंट पेन में मुब्तला रहते हैं, ज़्यादातर रोमेटोलॉजिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक के पास जाते रहते हैं। औरतों के पास ज़्यादातर फ्रैक्चर या डिस्लोकेशन ऐसे इश्यूज रहते हैं, सफ़रा के पास भी ज़्यादातर वैसे इश्यूज रहते हैं। तो ये रहा ऑर्थोपेडिक की एक कंसेप्ट यूनानी के एतबार से हम लोग कैसे इलाज करने का। तो ये आप अपनाओ और एक एक बीमारी को अलहदा इंशाल्लाह अपन ट्राई करेंगे हाउ टू कोरिलेट विथ मॉडर्न एज वेल एज यूनानी एस्पेक्ट्स क्या है, क्या बता रहे हैं, उसको मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू।